थर्ड वाली, थर्ड कौन सी है हमारी, इनफिल्ट्रेटिव, रिस्ट्रिक्टिव और इनफिल्ट्रेटिव कार्डियोमायोपैथी। इसके भी नेम में ही सारी कहानी है। मीन्स के क्या हो रहा है कि आपकी फॉर एग्जांपल ये जो मायोकार्डियम थी, ये मैं कहता हूँ कि ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये क्या है, मायोकार्डियम है। इनफिल्ट्रेटिव का मतलब है कोई चीज किसी चीज के अंदर एंटर हो जाना, ठीक है, तो एंटर हो जाना, और रिस्ट्रिक्शन का मतलब है किसी चीज का रुकावट होना। तो अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इनफिल्ट्रेशन हो रही है। किसकी इनफिल्ट्रेशन हो रही है, डिफरेंट सब्सटेंसेस की इनफिल्ट्रेशन हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी जो ये मायोकार्डियम है ना, ये प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर पा रही है। प्रॉपरली क्या है कि रिलैक्स नहीं कर पा रही। तो आपको पता है जब आपकी हमारी ये जो मायोकार्डियम है ये प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर पाएगी तो इसमें प्रॉपर ब्लड आ सकेगा, नहीं आ सकेगा। तो इसमें से प्रॉपर ब्लड कम बाहर भी तो कम जाएगा ना। तो आपको पता है जब आपके हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में कम ब्लड आए तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसको हम क्या कह देते हैं, डायास्टोलिक डिसफंक्शन होगा। इस पेशेंट को क्या होगा, डायास्टोलिक डिसफंक्शन होगा। अच्छा, अब कौन सी चीजें इनफिल्ट्रेट कर रही हैं जिसकी वजह से ये हमारी जो मायोकार्डियम में ये सख्त हो रही है, तो उसमें आपके पास काफी सारी चीजें आ जाती हैं। वन बाय वन देखते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है अमाइलोइडोसिस। व्हाट इज अमाइलोइडोसिस? इसमें क्या होता है कि आपकी जो अमाइलोइड प्रोटीन्स होती हैं, व्हाट आर अमाइलोइड प्रोटीन्स, कोई भी ऐसी मिसफोल्डेड प्रोटीन, ठीक है, जो हमारी बॉडी डिग्रेड ना कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, अमाइलोइड। तो हमने रीनल सेक्शन में पढ़ा था कि जब अमाइलोइड्स आपकी किडनी में जाके डिपॉजिट हो रही थी तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम करवा रही थी। अगर वही अमाइलोइड्स इधर आके डिपॉजिट हो जाए आपके हार्ट में तो आपको क्या करवा सकती हैं, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी करवा सकती हैं। तो ये बड़ा कॉमन है अमाइलोइडोसिस वाला। और इसमें जो आपने चीज याद रखनी है, ये जो अमाइलोइडोसिस वाला बंदा होगा इसमें जो आपको ईसीजी मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो आपको बड़ी कम कम वोल्टेज वाली मिलेगी। नॉर्मल आपको पता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये इस तरह करके प्रॉपर क्यूआरएस कम्प्लेक्स और इस तरह ये टी वेव ऐसे ही है। लेकिन ये जो होगा बंदा कौन सा, हमारे पास अमाइलोइडोसिस वाला जिसका हार्ट में रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी होगी है, तो इसमें आपको जो वोल्टेज होगी वो क्या मिलेगी, कम मिलेगी। ये इस तरह करके फॉर एग्जांपल इतना सा क्यूआरएस कम्प्लेक्स और ये छोटी छोटी, क्योंकि आपका जो हार्ट है वो क्या कर रहा है, कम करंट प्रोड्यूस कर रहा है, उतना अच्छे से वो करंट नहीं है। नॉर्मली आपको पता है अगर हार्ट में मसल्स बढ़ेंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, इधर बढ़ जाएगा। आपको जो क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस मिलेंगे वो बड़े बड़े मिलेंगे। इसमें क्या हो रहा है कि आपकी वॉल तो थिक हो रही है लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा, क्योंकि वो जो वॉल थिक हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, वो मसल्स की वजह से नहीं हो रही। पहले मसल्स की वजह से हो रही थी, ऊपर जो हमने पढ़ा इधर मसल्स की वजह से हो रही थी, लेकिन इधर क्या है कि मसल्स की वजह से नहीं, एमाइलोइड प्रोटीन्स डिपॉजिट हो रही हैं। तो इस वजह से आपका जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स होंगे वो क्या होंगे, आपको छोटे छोटे मिलेंगे। तो वही उसने लिखा हुआ है कि कैन हैव लो वोल्टेज ईसीजी क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस। इनको हम क्या कहेंगे, हाई वोल्टेज। ठीक है, आपको पता है ना इस तरह करके बॉक्स बने होते हैं, हर बॉक्स वोल्टेज को शो कर रहा होता है। ठीक है, तो जितने ज्यादा बॉक्स जितनी ज्यादा लेंथ हाई वोल्टेज, जितने कम बॉक्स जितना छोटा क्यूआरएस कम्प्लेक्स, इट मींस लो वोल्टेज। तो आपको क्या मिल जाएंगे, लो वोल्टेज क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस मिल जाएंगे डिस्पाइट थिक मायोकार्डियम। ये देखो मायोकार्डियम थिक तो है, मींस के लेकिन आपको कम वोल्टेज वाले। तो ये किस में हो रहा है, अमाइलोइडोसिस में हो रहा होता है स्पेशली ये प्रॉब्लम। ये एक काज तो आपने मस्त याद रखनी है। देन और क्या हो सकता है, सार्कोइडोसिस हो सकती है। वही सार्कोइडोसिस ने एक तो वो करवा दी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी भी करवा सकती है और रिस्ट्रिक्टिव, मींस के इधर क्या बनेंगे, ग्रेन्युलोमास बनेंगे, स्मॉल एरियाज ऑफ इन्फ्लेमेशन बनेंगे जो इसको क्या करवा देंगे, डैमेज करवा देंगे। और एक और बात याद रख लो, हमारी बॉडी का सिंपल रिस्पॉन्स क्या होता है, जब भी कहीं पे आके इन्फ्लेमेशन होती है, डैमेज होती है, तो उसको वो क्या करती है, हील करती है। हील कैसे करती है, बाय फाइब्रोसिस। ठीक हो गया। तो यही सीन हो रहा होगा सार्कोइडोसिस में, आपकी क्या हो रही होगी, इन्फ्लेमेशन, उसको बॉडी हील कैसे करेगी, फाइबर्स डिपॉजिट। तो आपको पता है फाइबर्स क्या होते हैं, सख्त होते हैं। ठीक है, तो आपकी ये जो आपकी क्या होगी, मायोकार्डियम होगी वो सख्त। तो सार्कोइडोसिस हो सकती है बंदे को। देन क्या हो सकता है, हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस अभी तो बताया है, बंदे को क्या डिपॉजिट होगा, इधर आके आयरन डिपॉजिट हो जाएगा। क्या डिपॉजिट होगा, आयरन, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। देन और क्या हो सकता है, और हो सकता है बंदे को एंडोकार्डियल फाइब्रो इलास्टोसिस। इसका क्या मतलब है, मींस, और ये वाला जो प्रॉब्लम है ना ये जेनेटिकल होगा। आपके पास बच्चा प्रेजेंट करेगा 1 साल का 2 साल का, और उसको क्या होगी, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी होगी। अब उस बच्चे में प्रॉब्लम क्या आई है कि ये जो आपकी मायोकार्डियम थी ना, इधर फाइबर्स डिपॉजिट हो गई हैं खुद ब खुद ही। क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इधर फाइबर्स कोलेजन वगैरह डिपॉजिट हो जाएगा। तो अब आपको पता है ये ठीक हो जाएगी और क्या हो जाएगी, सख्त हो जाएगी। तो पेशेंट को क्या हो रही थी, नेम में, इसके नेम में ही सारी कहानी है। फाइब्रो मीन्स के फाइबर्स डिपॉजिट हो रही है, कौन सी, इलास्टिक फाइबर्स, कोलेजन वगैरह, ये सारी चीजें क्या हो रही होंगी, उसकी हमारी जो मायोकार्डियम है उधर डिपॉजिट हो रही होंगी, जिसकी वजह से उस पेशेंट को क्या हो जाएगी, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी, डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाएगा। देन अगर फॉर एग्जांपल आपको हिस्ट्री वो देगा कि एक पेशेंट था, उसकी हमने रेडिएशन की,
ठीक है, किसी भी वजह से हमने उसकी रेडिएशन थेरापी की, तो रेडिएशन थेरापी के बाद उस पेशेंट को क्या हो सकती है, किस चीज का रिस्क ज्यादा होता है, पोस्ट रेडिएशन फाइब्रोसिस। तो आपको पता है जब आप फॉर एग्जांपल रेडिएशन थेरापी करोगे तो रेडिएशन भी क्या करती हैं, आपकी इस मायोकार्डियम को डैमेज कर सकती हैं, डैमेज करेंगी तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन, हीलिंग होगी, तो हीलिंग कैसे होगी, फाइब्रोसिस, तो वही आपकी क्या हो जाएगी, फाइब्रोसिस हो जाएगी, ये वाली जो होगी सख्त हो जाएगी। देन लास्ट वन आ गया इसका काज, लास्ट वन में आ जाता है लोफलर एंडोकार्डाइटिस। इसका क्या मतलब है, इसका इसमें आपने सिंपल याद रख लेना है कि आपके इयोसिनोफिल्स ज्यादा हो गए हैं। तो इसमें देखो इधर भी ई आ रहा है ना, तो इससे आप याद रख लो, ठीक है। इसमें बंदे के क्या है, इयोसिनोफिल्स, व्हाट आर इयोसिनोफिल्स, आपकी डब्ल्यूबीसीज हैं, टाइप ऑफ आर्मी, मींस कि आपकी बॉडी की आर्मी के एक टाइप सेल्स हैं, ठीक है। तो इयोसिनोफिल्स ज्यादा हो गए हैं, तो वो इयोसिनोफिल्स इधर आके फॉर एग्जांपल इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, इधर आके इयोसिनोफिल्स डिपॉजिट हो गए, तो इयोसिनोफिल्स डिपॉजिट होंगे, क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, देन हीलिंग, वही फाइब्रोसिस। तो एंड स्टेज पे क्या हो जाएगा, आपकी ये वाली जो वॉल है वो क्या हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये हो रहा होता है लोफलर एंडोकार्डाइटिस में, कि किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपके क्या है कि इयोसिनोफिल्स ज्यादा हो रहे हैं। वो इयोसिनोफिल्स क्यों ज्यादा हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल बंदे को क्या हुआ है कि नियोप्लेजिया, अचानक से इयोसिनोफिल्स कैंसर की वजह से ज्यादा ग्रो करने लग गए हैं, तो उसको हम कह देंगे कि जनाब इयोसिनोफिलिया, इयोसिनोफिलिक नियोप्लाज्म। देन हम दूसरा डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड कैंसर पढ़ेंगे, जिसमें आपका स्टेम सेल कैंसर होते हैं, माइलॉइड सेल कैंसर होते हैं, ठीक है। तो उन सब में क्या है कि आपके सिंपली आपने जो इसमें बात याद रखनी है वो क्या है कि इयोसिनोफिल्स। देन इयोसिनोफिल्स और कब ज्यादा हो सकते हैं, जब बंदे को किसी पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है, ये भी एमसीक्यूज है कि जब बंदे को किसी पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है तो उस वक्त आपके कौन से डब्ल्यूबीसी ज्यादा बढ़ते होते हैं, तो वो आपने याद रख लेना है, इंक्रीज हो जाते हैं क्या, इयोसिनोफिल्स। तो ये भी कि जब क्या होगा, बंदे को पैरासाइट का इन्फेक्शन हुआ तो उसके बाद क्या हो जाता है, इयोसिनोफिलिया हो जाता है। तो ये इयोसिनोफिल्स अगर आके इधर आके डिपॉजिट हो गए किसमें, हमारी मायोकार्डियम में, तो उसको बंदे को क्या हो सकती है, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। खैर किसी भी वजह से इयोसिनोफिल्स ज्यादा हुए, हाइपर इयोसिनोफिलिक सिंड्रोम कहते हैं इसी वजह से। तो इसमें क्या है कि आपको इयोसिनोफिलिक इनफिल्ट्रेट्स मिल जाएंगे, मींस के इधर आके इयोसिनोफिल्स डिपॉजिट हुए होंगे, उसको उसने क्या नेम दे दिया, इयोसिनोफिलिक इनफिल्ट्रेट्स। कहाँ पे, आपको मायोकार्डियम में, तो ये देखो मायोकार्डियम में डिपॉजिट थे, तो आपको क्या ये वाली चीज मिल सकती है। देन एक और चीज जो एमएलई वालों ने याद रखनी है वो ये कि जिस बंदे को लोफलर एंडोकार्डाइटिस हो उसमें क्या होता है कि ये जो आपका कोएगुलेशन होती है ना, इधर फॉर एग्जांपल आपका थ्रोम्बस बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये देखो आपको मैंने बताया था, अब ये वाली जो लेयर है इधर क्या है कि थ्रोम्बस बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। जब ये थ्रोम्बस बनेगा देन आपको पता है थ्रोम्बस क्या बन जाता होता है, एम्बोलस बन जाता है। तो ये जाके अगर ब्रेन की किसी आर्टरी में फंस गया तो बंदे को क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। तो ये आपने एमसीक्यूज याद रख लेना है कि जो लोफलर एंडोकार्डाइटिस है इसमें थ्रोम्बोसिस का चांसेस ज्यादा होते हैं। वो थ्रोम्बोस अगर एम्बोलस बन गया, हमारी ब्रेन की किसी आर्टरी में जाके फंस गया, तो बंदे को क्या करवा सकता है, स्ट्रोक करवा सकता है। तो ये था हमारा रिस्ट्रिक्टिव और इनफिल्ट्रेटिव कार्डियोमायोपैथी, जिसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि कोई भी चीज, ठीक है, वो आपकी इनफिल्ट्रेट कर रही थी किसको, आपकी मायोकार्डियम, तो मायोकार्डियम को। देन मायोकार्डियम की आपको पता है फाइब्रोसिस हो रही थी, जिसकी वजह से आपकी मायोकार्डियम प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर सक रही थी, तो बंदे को क्या हो रहा था, डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो रहा था। तो ये होगी हमारी तीन टाइप्स। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में आपका हार्ट डायलेट कर रहा था किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। हाइपरट्रॉफी में हाइपरट्रॉफी हो रही थी, कौन सी हाइपरट्रॉफी, कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। और देन रिस्ट्रिक्टिव में क्या है कि रिस्ट्रिक्शन हो रही थी, फाइब्रोसिस हो रही थी, और आपका जो हार्ट है वो प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर सक रहा था। नीचे वाली जो दोनों है वो कौन से हैं, डायस्टोलिक डिसफंक्शन। जबकि ये जो हमारी सिर्फ जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है इसमें हार्ट डायलेट हो जाता है, प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो वो कौन सा है, सिस्टोलिक डिसफंक्शन है। ठीक हो गया।